अच्छा जी। आज हमने इंग्लिश के ईडियम्स को देखना है कुछ, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स कंपटीशन के एग्जाम से अटैच हैं, तो वो देखेंगे कि पीपीएससी के 2025 के जितने भी ईडियम्स हैं उनको मैंने कंपाइल किया है। 2025 के जितने भी पेपर हैं, और काफ़ी पेपर हुए हैं 2025 में, जितने भी ईडियम्स हुए हैं उनको कंपाइल करके आज हम एक लेक्चर्स रखा हुआ है हमने। हम देखेंगे कि ईडियम्स को तैयार कैसे करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं, तो मैं एक बात बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, याद रखें कि आप अगर एक दिन में 1,000 एमसीक्यूज देखते हो, लेकिन जस्ट उनको देखते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस 1,000 एमसीक्यूज को देखना, इसका मतलब है कि कल आपको उसमें से शायद को 25-30 एमसीक्यूज याद होंगे। उसका क्या फायदा है बनिस्बत ये कि आप 1,000 एमसीक्यूज देखें, 1,000 एमसीक्यूज ना देखें, 500 देख लें। बट आपको 500 की 500, अगर आपसे कोई कहे कि जुबानी मुझे लिख कर दिखाएं कि आपको कितने आते हैं, तो आप इस काबिल जरूर हों कि आप 100 200 एमसीक्यूज, जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इजीली बैठ के जुबानी लिख सकें। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि आपको अगर अच्छी तैयारी करनी है, चाहे वो वन पेपर एग्जाम हो, क्या वो सीएसएस का एग्जाम हो, आपको एफएससी के लेवल पे जाके खुद को इतना, एफएससी के लेवल के स्टूडेंट बनाना है खुद को। एफएससी के स्टूडेंट से मुराद क्या है कि आप छोटी छोटी चीजें पढ़ते हो, उन छोटी छोटी चीजों को पढ़कर, यानी कि एक टॉपिक है उसके भी कई हिस्से होते हैं, उसको पढ़ा पढ़ा जाता है, और फिर उसको जुबानी लिखा जाता है, टेस्ट दिया जाता है। हमारे यहाँ इस चीज का फुकदान है। हम क्या कर रहे हैं कि बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, चाहे वो सीएसएस का एग्जाम ही क्यों ना हो। हम उसको थोड़ी बहुत डिस्कशन क्रिटिकली देख लेते हैं, लेकिन इवेल्युएशन नहीं करवाते, चेक नहीं करवाते, टेस्ट नहीं देते, जो कि हमारे इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में हमारी ये रूटीन हुआ करती थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर है, कुछ और तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। ओके। आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी जब भी करते हो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंपटीशन के एग्जाम की पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है। आपने पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी को जारी रखना है। आप अपनी स्टडी को सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट जब तक नहीं बनाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, याद रखना। ये पंच लाइन है मेरे लेक्चर्स की, मेरी टीचिंग की, मेरी लाइफ की। हर वो चीज, चाहे आपका कोई बिजनेस है या आपकी स्टडी है, आपकी जॉब है, अगर आपके लिए वो सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट नहीं है, तो इसका मतलब आप वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मे बी आप किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, अगर वो सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट भी नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि आप सिर्फ अर्निंग की बेस पे मैं कहूँ कि आप सक्सेसफुल हो, ऐसा मेरा मानना नहीं है। जिस काम में आप बोरियत फील करते हो, अब स्टडी, अब आप कहेंगे सर बोरियत तो होती है, स्टडी है, अजीब सी चीजें हैं, पढ़नी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को कंप्यूटर नहीं आता, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को मैथमेटिक्स नहीं आती, बुरी लगती है, सारी जिंदगी नहीं पढ़ी और आज पढ़नी पड़ रही है, तो भाई उसको कन्वर्ट करो अपनी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट में। अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट में, तब तो सक्सेसफुल हो, अदरवाइज आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। खैर, मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। मैंने आपको कहा था कि 1,000 एमसीक्यूज करने से बेहतर है कि आप 500 करें, लेकिन आपको बेहतरीन तैयार हो। उसके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ कि किस तरह से आपने चीज़ों को लेके चलना है, एसोसिएट करना है, उनसे इमेजिनेशंस बनानी है। लेकिन ईडियम्स, अब ईडियम्स हैं, इससे कल सिनोनिम एंटोनिम्स का भी हम एक लेक्चर रखेंगे इसी तरह से, उनमें भी हम एसोसिएशंस बनाएंगे। लेकिन ईडियम्स के लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको कहते हैं एटीमोलॉजी। इडियम कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको मिला के हम एक बात कह रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, उसका कोई बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड को
इंग्लिश में कहते हैं एटीमोलॉजी। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है जी, एक सेकंड, एक वर्ड है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, इसका मतलब क्या है? पीपीएससी के 2025 के जितने भी इडियम्स हैं वो सारे इस लेक्चर में अभी आपको मिलेंगे। कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। अब हमने काम बंद कर दिया, मीन काम मुकम्मल हो गया। कॉल इट अ डे मतलब क्या है जी? फॉरेन कंट्रीज में यानी कि यूरोप में कॉल इट अ डे यानी कि यही दिन है। कब कहेंगे उसको? यही दिन है जब उन्होंने काम मुकम्मल कर लेना है। अब जब काम मुकम्मल हो गया तो अब उन्होंने काम करना छोड़ दिया। वो उसकी उसी दिन को कहते हैं दिन जिसमें वो अच्छा खासा काम कर लेते हैं, हमारी तरह नहीं है। ठीक है, कॉल इट अ डे, भाई यही तो दिन है, इसको तो दिन कहोगे। जिस दिन में आपने कोई काम नहीं किया, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की, उसको आप दिन नहीं कह सकते, याद रखिएगा। तो ये है कॉल इट अ डे। इससे रिलेटेड एक इडियम आता है नॉक ऑफ, KNOCK, नॉक ऑफ मतलब स्टॉप वर्किंग। ये भी लिखें, स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट है कैरी द डे। कैरी द डे, अब भी इसमें भी अचीवमेंट है, टू बी सक्सेसफुल और विक्टोरियस। कैरी द डे यानी कि वैसे ये इसकी जो ओरिजिन है ये जंगों से रिलेटेड है। पुराने जमाने में जो जंगें होती थी और कोई एक साइड जब जीत जाती थी तो वो कहते थे कि वी हैव कैरिड द डे। अब है कि हमने इस दिन को कैरी कर लिया, इस दिन को, असल में दिन हमारा ही है। कैरी द डे, दिन तो हमारा है, दिन तो हमने लिया है। कैरी द डे, वी हैव कैरिड द डे, दिन तो हमने कैरी किया है, जो हार गया उसने क्या कैरी किया है। समझ आई? कैरी द डे, दिन वही कैरी करता है जो उस दिन के लिहाज से सक्सेसफुल होता है, विक्टोरियस होता है। ठीक है, तो आप में से जो स्टूडेंट जिसको जहां पे कंफ्यूजन हो वो मुझे वहां पे रोक सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक मीन कि आप क्लॉक की स्पीड से चलना चाह रहे हो। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, 1 घंटा है बचा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके टाइम आउट होने में या असाइनमेंट मुकम्मल करने में। आपकी असाइनमेंट है 2 घंटे की, आप अपनी क्लॉक के अगेंस्ट जा रहे हो, उसके साथ साथ चल रहे हो। अगेंस्ट का मतलब साथ भी होता है। ठीक है, उसके साथ साथ उसके साथ रेस लगा रहे हो कि यार ये 11 से 12 के दरमियान 1 घंटे में कवर करेगा, और जहां मैंने 2 घंटे में कवर करना है अपना काम, वो 1 घंटे में करूंगा। जहां सुई एक स्टेप लेती है मैं उसके 2 स्टेप लूंगा। किसी काम को करना बहुत ज्यादा जल्दी में, बहुत ज्यादा जल्दी में उस काम को करना, आप क्लॉक के साथ ही रेस लगा रहे हो, यूं समझ लें। इसमें भी यही इडियम सेम आता है, रेस अगेंस्ट द टाइम, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक या रेस अगेंस्ट टाइम। इसका मतलब भी यही है कि जल्दी जल्दी फिनिश करना, तेजी से कोई काम करना। ठीक है, या बीट द क्लॉक, बीट द क्लॉक भी हो सकता है, मतलब क्लॉक को पीछे छोड़ देना, क्लॉक को पीछे करना, इन द निक ऑफ टाइम। या इससे रिलेटेड अगर देखें तो बर्न मिडनाइट ऑयल, जो आपने फेमस है, आपको पता होगा, तो ये भी इसी मीनिंग में आता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है बैंडी वर्ड्स। ये सारे पीपीएससी 2025 के हैं। बैंडी वर्ड्स, बैंडी, बैंडी एक्चुअल में कहते हैं उस, जो जिस तरह हम, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा क्रिकेट नहीं, एक बॉल के, एक बैट है एक बॉल है और बॉल को वो दीवार के साथ मारता है, बॉल पलट के आती है वो फिर मारता है, इसको कहते थे बैंडी। क्या? हिट करना, किसी को दो बार बार हिट करना, बॉल है मारी दीवार पे वैसे हाथ से, फिर उसको कैच किया, फिर मारा, फिर कैच किया, इसको कहते थे, इसको कहते हैं बैंडी। तो चेंज होते 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 फिर ये बैंडी जो है ये वर्ड वर्ड्स के साथ अटैच हो गया, बैंडी वर्ड्स। यानी कि अगर एक बंदा को बात कर रहा है सामने से, दूसरा पलट के जवाब देता है, फिर पहला बंदा बात करता है, फिर दूसरा बंदा बात करता है, इस तरह से वो आर्ग्यू करते हैं, बहस करते रहते हैं और लड़ाई की बेसिस बना देते हैं, इनको कहते हैं। तो इसका मीनिंग है टू आर्ग्यू, एक्सचेंज वर्ड्स हीटेडली। ठीक है, गर्म अल्फाज के एक्सचेंज करना। इसके लिए एक और इडियम भी है, हैव वर्ड्स। हैव वर्ड्स
सिंपल, HAVE, हैव। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हैव वर्ड्स, इसका मतलब भी झगड़ा है, झगड़ा। टू हैव वर्ड्स मतलब झगड़ा करना। क्लियर हो रही है बात जी? यस सर। ठीक है जी, गुड। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन, इंग्लिश में इसका मतलब ये आता, मतलब कोई नाइन क्लाउड है, यानी कि बहुत ऊंचा क्लाउड है, बहुत ऊंचा है। तो जब इंसान खुश खुश होता है तो उसको लगता है कि मैं तो आज आसमानों में हूँ, इस जमीन पे। उर्दू में है ना, जमीन पे पाँव ना लगना। आज तो इसके जमीन पे पाँव नहीं लग रहे, यानी कि ये बड़ा खुश है। फिर एक मुश्किल सा उर्दू में इडियम है, दिल बलियों उछलना। दिल बलियों उछलना। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं बिलियों उछलना, बिलियों नहीं होता, बलियों उछलना। बलियां कहते हैं छत की जो मुंडेर होती है, यानी कि दिल इतना ऊंचा उछल रहा है कि वो दिल छत की मुंडेर पे जाके लग रहा है। ठीक है, इसी तरह वो जो सॉन्ग है, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ठीक है, वो भी इसी में है। तो मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। एक और इस तरह वर्ड, इन द सेवंथ हेवन, तो सातवीं जन्नत में पहुंचा वो, इतना खुश है। या जिस तरह मैंने कहा था कि अ, हवा, अभी मैंने क्या बताया था उर्दू वाला, हवा में, मतलब इस इंग्लिश में भी है इस तरह, वॉकिंग इन द एयर, वॉकिंग ऑन एयर, हवा में उछलना, चलना। ठीक है, तो इस तरह से है, वॉकिंग ऑन एयर, इन द सेवंथ हेवन, साथ में, ओवर द मून, बहुत ज्यादा खुश होना, डिलाइटेड। ये सारे इसके मीनिंग में आते हैं। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, नेक्स्ट है लाफ अप वंस स्लीव। ठीक है, इसने करेक्शन पूछी है, तो करेक्शन है जी, लाफ इन वंस स्लीव्स। लाफ इन वंस स्लीव्स, ये क्या होता है कि जैसे बॉस खड़ा है, बॉस ने कोई उल्टी सीधी हरकत की है, तो आप उसके सामने तो नहीं हंस सकते। आप ऐसे अपना बाजू मुंह पे कर लेते हैं, तो अपनी स्लीव्स बेसिकली आप अपने चेहरे के सामने ले आते हैं, ताकि वो देख ना ले कि आप हंस रहे हो। लाफ इन वन स्लीव यानी कि चुपके से हंसना, सीक्रेटली हंसना, किसी पे हंसना, खुफिया तरीके से, ये इसको कहा जाता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, या टीथ की कोई स्किन नहीं होती, लेकिन अगर वो बिल्कुल आउटसाइडर, वो जो वाइटनिंग होती है, वाइटनेस होती है, उसको वो स्किन कह रहा है, तो इसका मतलब टीथ का जो पल्प है, नीचे वाला हिस्सा है सॉफ्ट है, और बाहर वाला हिस्सा, उसके दरमियान कोई गैप नहीं है। स्किन और मसल के दरमियान कुछ गैप होता है, लेकिन वो स्किन इतनी ज्यादा टाइट है टीथ के साथ, कि आप उसको कहोगे भाई कोई स्पेस है ही नहीं, नैरो है, नैरोली, बिल्कुल टच करके, बिल्कुल टच करके, कोई विदाउट एनी स्पेस, स्मॉल मार्जिन भी इसको कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से इसके साथ एक इडियम है, बाय हेयर्स ब्रीथ। हेयर ब्रीथ, बाय हेयर्स ब्रीथ, जिस तरह एक बाल की मोटाई के बराबर। ठीक है, क्लोज शेव, ये भी इडियम आया हुआ है पास पेपर में, क्लोज शेव, यानी कि नैरो एस्केप, क्लोज शेव। ठीक है, जस्ट इन टाइम, इस तरह से ये ओए खुदा का खौफ करो। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल मतलब तमाम, सन्ड्री में मतलब लोग ही आते हैं, सन्ड्री का मतलब भी लोग है, तमाम किस्म के लोग हैं। ऑल एंड सन्ड्री एवरीवन। ठीक है, ऑल मतलब तमाम, एवरीवन, सन्ड्री मतलब भी हर तरह का इंसान, सेपरेटली। ठीक है, इसके लिए एक इडियम एक और भी आता है, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, मतलब तमाम लोग, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, ऑल एंड सन्ड्री, ये भी इडियम आता है। गेट योर गोट, ये बड़ा दिलचस्प है जी, गेट योर गोट। गेट योर गोट, अब बुनियादी इसका वैसे लिटरली मीनिंग देखें तो किसी को इरिटेट करना,
ये यूं समझ लें कि एक फार्म हाउस है। वैसे इसका जो ओरिजिन है वो ये है कि जब घोड़ों की रेसें लगाई जाती थी, घोड़ों को जिस तरह, अब घोड़े अस्तबल में हैं, वहीं पर बकरियां भी बंधी हुई हैं, तो घोड़े उन बकरियों को देख के खुश होते हैं, या जिस तरह भी उनकी कोई अटैचमेंट बन जाती है, स्पेसिफिक जानवर उनके साथ बंधे हुए हैं। तो जब उनको रेस लगाने के लिए जब वहां पे ले जाया जाता था, तो उनकी बकरी को वहां से उठा के आगे ले जाते थे, कि भाई वहां से बकरी उठा के उनकी, अब वो बकरी के साथ जो कि अटैच है गोट्स के साथ, जैसे ही उसको उठा के कहीं दूर ले जाते तो वो इरिटेट हो जाते थे, वो दौड़ते थे इस वजह से। ठीक है, उस वजह से दौड़ते थे, अनॉय हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे, इरिटेट होके वो फिर स्पीड लगाते थे, गुस्सा आता था उनको। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से है, गेट योर गोट। बग समवन का मतलब इरिटेट है, बग समवन। बग कहते हैं ना वो छोटे हशरात है, या मक्खी है, बग्स, या बग्स, बग्स होते हैं छोटे छोटे हशरात, तो जैसे आते हैं उनसे बंदा इरिटेट होता है, यार ये क्या काटेंगे या मुझे, फॉर एग्जाम्पल, तो उससे भी इरिटेट होते हैं। तो बग समवन, किसी को इरिटेट करना। गेट योर गोट का अब आपको मतलब समझ आ गया होगा। गेट ऑन समवन्स नर्व्स, किसी को नाराज करना, समवन किसी के नर्व्स के ऊपर हावी हो जाना। हाँ भाई, समझ आ रही है? ऊपर से तो यस नहीं सर, गुजर आ रही? रही है। ये सिर्फ नहीं। गुल रविश को समझ आती है और किसी को नहीं आती? अलीजा को भी आती है, चिली मिली को भी आती है समझ। ओके। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। इसका मतलब जो सेब थे तरतीब से रखे जाते थे वहां पर, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से अगर किसी चीज को रखा जाता है, तो उसको कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। जब जो फ्रूट फरोश होते हैं, फल फरोश होते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरती और नफासत के साथ अपने सेबों को तरतीब से रखते हैं। तो एप्पल पाई ऑर्डर वहां से फिर ओरिजिन है। ठीक है, अरेंजमेंट उनके फलों की अरेंजमेंट से। ठीक है, इसी में एक और इडियम का इजाफा करें, स्पिक एंड स्पैन। SPIC, स्पिक, एंड स्पैन, SPAN, स्पैन। इंतहाई क्लीन अगर आपने रूम रखा हुआ है, ठीक है, तो मतलब आप स्पिक एंड स्पैन कहते हैं उसको। तो एप्पल पाई ऑर्डर, अपने घर में हर चीज तरतीब से रखी हुई है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स का रूम तो एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं होता, क्या ख्याल है आपका? किताबें कहीं पड़ी हैं, बिस्तर जो है ना वो सो के उठते हो ऐसे बस फेंक दिया, और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया, शाम को बस लेटेंगे सोएंगे तो देखेंगे, यार रेस्ट करना हो मोबाइल उठाया, और अपने कोई अरेंजमेंट नहीं है, सारा रूम को ऊपर नीचे होता है ऐसे ही भाई। नौमान, यकीनन, यकीनन हॉस्टल वाले और स्पेशली बॉयज तो ऐसे ही करते होंगे, गर्ल्स फिर भी कुछ ना कुछ क्लीन रखती होंगी अपना रूम। अच्छा, नेक्स्ट है जी, किक द बकेट। किक द बकेट मतलब डेथ हो जाना। किक द बकेट मतलब डेथ हो जाना। इसमें इसके पीछे एक फिलॉसफी है छोटी सी, एटिमोलॉजी जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया। मतलब क्या होता था कि ये है एक्चुअली जानवरों के लिए, जिबा खानों के लिए, कि जब किसी को जिबा किया जाता था जानवरों को, तो उनके ऊपर एक बकेट बांध दी जाती थी। देखिए, वो अलग तरह से बकेट होते थे, ताकि वो अपनी गर्दन को ऐसे मूव ना कर सकें। उसके बाद उनको जिबा किया जाता था, उस बकेट की मदद से उनको लटकाया जाता था। ठीक है, उसके बाद उनको जिबा कर दिया जाता था। तो किक द बकेट ये है। अगर आपने वैसे ही समझना है तो यूं समझ लें, जिस तरह ये खौफनाक सी तस्वीर लगी हुई है, कि आपने जैसे बकेट को मूव किया, सामने से आपको कोई वार करेगा, मार देगा। किक द बकेट का मतलब ये होता है। इधर आपने बकेट की को टक्कर मारी, ठीक है, पाँव मारा, इधर आपकी डेथ हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है जी। नेक्स्ट है कम ऑफ, इडियोमेटिक। ये ये फ्रेजल वर्ब है, इनको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है। अब कम का मतलब होता है आना, कम ऑफ का मतलब हो गया सक्सीड। टू टू सक्सीड, टू सक्सीड, मतलब आपके जो मीनिंग्स हैं वो बदल जाते हैं। ये सबसे मुश्किल होते हैं जी।
ये सबके सबसे मुश्किल होते हैं। अभी ये 2025 के यहाँ पर आए थे तो मैंने ऐड कर दिया, अदरवाइज इसका एक सेपरेट लेक्चर मैं करूंगा। अब ये पहले इतने नहीं आते थे, लेकिन अब ये आने लगे हैं फ्रेजल वर्ब्स। हम इसको कैसे तैयार करेंगे, इसको हम एक अलग तरीके से तैयार करेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ 15 फ्रेजल वर्ब्स हैं। पहली बात तो इसमें से आपको 15 नहीं करने, जो इंपॉर्टेंट है वो करने होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो करने होंगे। दूसरी बात, किस तरह से करने हैं वो मैं आपको इसका अलग लेक्चर रखूंगा, ताकि उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके कि हम इनकी एक स्पेसिफिक इमेजेस बनाएंगे। ऑफ की, ऑन की, अबाउट की, अराउंड की, फॉरवर्ड की, आउट की, और उसको अपने वर्ब के साथ जोड़कर उसके मीनिंग को तैयार करेंगे। ठीक है। अब कम ऑफ, जिस तरह कम बाई, कम बाई का मतलब होता है हासिल करना। कम अबाउट, कोई काम अचानक से हो गया तो कम अबाउट है। ठीक है। कम इनटू, इनहेरिटेंस, विरासत में कोई चीज लेना, ये वैसे ही लेना कम इनटू। कम अंडर, कम अंडर, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई प्रेशराइज कर रहा है, कोई अटैक कर रहा है, तो उसको कम अंडर कहते हैं। कम ऑफ, ठीक है, कम ऑफ, जिस तरह अभी हमने ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। कामयाब हो जाना, वगैरह वगैरह। तो ये फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इनको ऐसे तैयार करना होता है। ब्रिंग आउट, ब्रिंग मतलब लाना, आउट मतलब खोल देना, ओपन कर देना। सिंपल सा है जी ये। ब्रिंग मतलब लाना, और आउट मतलब खोल देना। तो मतलब क्या हो जी, रिवेल कर देना किसी चीज को, नोटिसेबल बना देना, उस पर रोशनी डाल देना। ब्रिंग टू लाइट, ईडियम है ना, ब्रिंग टू लाइट। तो ब्रिंग अबाउट या ब्रिंग टू लाइट एक ही मतलब है। नेक्स्ट है जी, हैव अ बी इन योर बोनेट। हैव अ बी इन योर बोनेट, बोनेट कहते थे कैप को। ठीक है, एक कैप, ये स्पेसिफिक टाइप की कैप है, हैट है। कैप वर्ड भी ठीक नहीं है, हैट। स्पेसिफिक टाइप की हैट होती थी, इसको बॉनेट कहते थे। तो वो कहता है जी, हैव अ बी इन योर बॉनेट। देखो आपकी अगर हैट के अंदर मक्खी चली जाए, काटने वाली नहीं वैसे, तो क्या होगा? क्या आपकी पूरी कंसंट्रेशन उसी मक्खी की तरफ नहीं लगी होगी? क्या आप पूरी तरह इंगेज नहीं होंगे, पूरी तरह कॉन्स्टेंटली उसी को नहीं सोच रहे होंगे, यार ये कान में ना घुस जाए, या ये मुझे काट ना जाए, यार ये किस तरह से आपकी हर, या वो जैसे सरसराहट मचाएगी तो फौरन से ध्यान हो, तो आपने अब पूरी कंसंट्रेशन उस मक्खी की तरफ है। तो बी, हैव अ बी इन योर बॉनेट, इसका मतलब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसमें आप इतना इंगेज हैं कि आप उसके उसी को सोचे जा रहे हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वगैरह। तो हैव अ बी इन योर बॉनेट। नेक्स्ट है अ काउच पोटैटो। काउच, काउच कहते हैं सोफे को। एक ऐसा पोटैटो है जो सोफे के अंदर ही पड़ा रहता है, एक सोफे के अंदर। मतलब एक बहुत ही लेजी शख्स है जो हर वक्त टीवी देखता रहता है और या कोई काम नहीं करता, इधर उधर बैठा है बस, काउच पोटैटो। एक आपने देखा होगा ना, बहुत मोटे मोटे आदमी अगर सोफे के ऊपर बैठ जाए तो ऐसा लगता है वो सोफे के अंदर धसे हुए हैं, उनको कहेंगे काउच पोटैटो, इंतहाई लेजी हैं। ठीक है, लेजी बोन्स भी उनको कहते हैं, लेजी बोन्स। इनएक्टिव पर्सन है, लेजी है, इनएक्टिव पर्सन है। सिट ऑन द फेंस, ये बहुत दिलचस्प है जी। फेंस कहते हैं बाड़ को। मतलब एक बाड़ लगा दी गई है उस तरफ, एक तरफ पहाड़ हैं खूबसूरत, और दूसरी तरफ है जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक तरफ बहुत खूबसूरत पहाड़ है जहाँ पे आपने हाइकिंग करनी है, और दूसरी तरफ है एक मैदान जहाँ पे घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, या बर्फ है, ग्लेशियर है। अब आप कह रहे हो यार दोनों खूबसूरत नाजिर है, मैं किसको एंजॉय करूं, मेरे पास है 15 मिनट। अब आप बैठ जाते हो उस फेंस पे और सोचते हो, मैं मैदान की तरफ जाऊं या पहाड़ों की तरफ, मैदान की तरफ जाऊं या पहाड़ों की तरफ। आप बैठ रहे हो, कोई फैसला नहीं कर पा रहे, कोई फैसला नहीं कर पा रहे। तो उस सूरत में अब आपको कहा जाता है कि फेंस, बैठ गए हो जी, पता नहीं लग रहा, आप सोच नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कि मैं किधर जाऊं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट। ये सोचते सोचते 15 मिनट गुजर जाते हैं, और अचानक से फिर आपको कॉल आती है कि आज जी टाइम खत्म हो गया, हमने जब वापस जाना है। हाँ भाई, समझ आई है? बंदा पहाड़ों पे बैठ के मैदान देख ले, दोनों ही एंजॉय। बिल्कुल ऐसे हो सकता है, वो उसको नहीं ना इतनी समझ आ रही। देखो नुमान मेरी बात को रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि नुमान को पता है ना मैंने क्यों ये बात की है।
अच्छा जी। नेक्स्ट है ऑफ द फ्लायर। ऑफ द फ्लायर यानी कि दौड़ पड़ना, उड़ पड़ना। ऑफ द फ्लायर, जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो बहुत तेजी से करते हैं। जिस तरह आप लोग ने जैसे सेशन ज्वाइन किया, आपने कहा आहो अब तो हमने कामयाब होना है, दिन रात पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, सोना नहीं है, कोई इवेंट, किसी इवेंट में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, बस पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये मंसूब है घोड़ों की रेस से, कि जैसे ही घोड़ों की रेस स्टार्ट होती है तो फौरन से वो दौड़ पड़ते हैं और इंतहाई स्पीड के साथ। जो जाहिर है, एक एनर्जी होती है जो स्टार्ट में, वो बाद में नहीं होती। तो स्टार्ट सक्सेसफुली है विद अ गुड बिगनिंग, यानी कि बहुत जबरदस्त तरीके से तो स्टार्ट कर रहे हो, बट वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये इसका मतलब है ऑफ द फ्लायर, जब चले। ऑफ, ऑफ ये ऑफ वाला मतलब जैसे स्टार्ट किया तो बहुत आउटस्टैंडिंग था, स्टार्ट बहुत जबरदस्त था, फास्ट था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कम चले गए। गुड बिगनिंग का मतलब एंडिंग को भी शो कर रहा है कि एंडिंग गुड नहीं थी। ठीक है, एंडिंग गुड नहीं था। इसका एक और भी इसमें आता है, हिट द ग्राउंड। हिट द ग्राउंड रनिंग, इतने तेजी से दौड़ रहे हो कि मतलब आपने जो स्टार्ट किया तो हिट द ग्राउंड, आप जमीन भी आपके साथ दौड़ रही है। मेक अ फ्लाइंग स्टार्ट। ठीक है, मेक अ फ्लाइंग स्टार्ट, उड़ते हुए ऐसा स्टार्ट लेना जो उड़ने लगे हो। नेक्स्ट है जी बिग अ ब्यूटीफुल। बिग अ ब्यूटीफुल, बिग इज ब्यूटीफुल। वो कहते हैं कि जो बड़ा है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वो कहते हैं कि वो ही खूबसूरत है। बिग इज एडवेंचरस, बिग इज ब्यूटीफुल मतलब बिग इज एडवेंचरस। बिग जो है वो ज्यादा, बिग एडवेंचरस है। ठीक है, ब्यूटीफुल है, कि वो तो एडवांटेज देता है आपको। बिग, लार्ज साइज एडवांटेज देता है, अट्रैक्टिव बनाता है। मतलब ह्यूमन बॉडी की भी बात करें तो, इस तरह पुराने जमाने में जो अल्फा मेल्स थे वो सबसे ज्यादा ताकतवर दिखते थे, लंबे चौड़े नजर आते थे। तो कहता है बिग इज ब्यूटीफुल, बिग इज एडवेंचरस, आपको ज्यादा मुफीद नजर आते हैं वो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर हैं। ठीक है, इसके लिए जिस तरह द बिग द बेटर, एक ईडियम इस तरह भी आता है, द बिग द बेटर, जो ज्यादा बड़ा है वो फायदे में है। जिस तरह जिराफ जब जंगल में घास चरते हैं, जिसकी गर्दन जितनी लंबी होगी वो इतनी आसानी से घास खा सकता है। गो बिग और गो होम, या तो बड़े बन जाओ या घर जाओ। थिंक बिग, इससे ये रिलेटेड है सारे। ठीक है, अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे मतलब कोई स्पेसिफिक डे होते थे, इंपॉर्टेंट डेज। अमूमन ये जो डेज थे ये रिलीजियस बेस्ड थे। ठीक है, जहाँ कोई रिलीजियस फेस्टिवल्स होने हैं, फॉर एग्जांपल कोई हॉलीडेज होने हैं, कोई रिलीजियस फेस्टिवल होना है फॉर एग्जांपल, तो एक लाल रंग के कागज पर जितने भी लोगों को इनवाइट किया जाता था लाल रंग के कागज पे किया जाता था। तो वो कहते हैं रेड लेटर डे। आज भी जब हम शादी की तारीख भेजते हैं लड़की वाले लड़के वालों को, तो अगर उन्होंने बहुत धूमधाम से वो करनी शादी तो वो लाल कागज पे लिख के भेजते हैं। ठीक है, लाल कागज पे लिख के भेजते हैं। नेक्स्ट है जी चीक बाय जाओल। चीक बाय जाओल मतलब, जाओल कहते हैं जा को, जबड़े को। ठीक है, चीक कहते हैं हमारे कल्ले को, रुखसार को। तो जिस तरह चीक और जौल, कल्ला और जबड़ा बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, तो इसी तरह दो लोग हैं जी बहुत ज्यादा अटैच हैं, चाहे वो दोस्त हैं जो कोई, वो क्लोज टुगेदर, यानी कि आप बिल्कुल क्लोज हो। तो उसको साइड बाय साइड हो, शोल्डर टू शोल्डर हो, हैंड इन हैंड हो। ठीक है, देखो मैं कितने बोल दिए हैं, हैंड इन हैंड, शोल्डर टू शोल्डर, या शोल्डर टू शोल्डर है, हैंड इन हैंड है, साइड बाय साइड है। इन सब का मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ साथ हैं, क्लोज हैं, क्लोजली कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब आपको इसकी एटिमोलॉजी भी बता दी, मीनिंग भी बता दी, और उसके साथ जो वो और आ सकते हैं वो भी बता दिया। आ स्टिच इन टाइम सेव नाइन, बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं जी। एक छोटा सा आप कपड़ा थोड़ी सी जगह से फटा है, एक टांका लगा लोगे तो वो मजीद नहीं फटेगा, अदरवाइज आपको 9 टांके लगाने पड़ेंगे। तो वक्त पे लगाया गया एक टांका बेवक्त लगाए 9 टांकों से बेहतर है। फिर वो जायद टांके आप 9 लगा दोगे, उसके बावजूद कितना भद्दा लगेगा जी।
ठीक है, इसके लिए एक और ईडियम यूज होता है, ये तो प्रोवर्ब है, स्टिच इन 9 सेव्स 9, स्टिच इन टाइम। इसका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुनते हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, ये इसी में आता है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये इस तरह। जी, नेक्स्ट है, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। अच्छा, पहली बात तो ये ईडीएम्स जो है मैंने चंद एक करवाए हैं, आपको तरीका भी बताया। मैं आपको फाइल शेयर करूंगा, इसमें इंपॉर्टेंट ईडीएम्स होंगे, आपने वो तैयार कर दे। कल इसका टेस्ट होगा ईडीएम्स का ही। ठीक है, जो स्टूडेंट्स भी हमारे पास इनरोल हैं, एफआईए वाले हैं, डिप्टी अकाउंटेंट वाले, वो इसका फिर टेस्ट देंगे, आपका टेस्ट होगा एज सच। बाकी देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, टाइम कम है, मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली एफआईए वाले, यकीनन बहुत सारे एफआई वाले ऐसे हैं जो कि फिजिकल टेस्ट में रह गए हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक चीज गाइड करता हूँ कि अगर आपके पास अगर टाइम है तो आप वन पेपर एग्जाम से निकलें, डिस्क्रिप्टिव की तरफ आए। सीएसएस का करेज नहीं है तो पीएमएस और पीसीएस की तरफ आए। ठीक है, आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करें, क्योंकि जो वक्त अगर आपके पास आज है वो कल नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा सा वक्त निकाल के इंग्लिश इंप्रूव करें, 5 महीने 6 महीने, और अपने आप को बड़ा टारगेट दें, जो लोग भी मेहनत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वन पेपर की निस्बत कंपटीशन कम है। एफआईए में 5 लाख 6 लाख अप्लाई हो गई, सीएसएस में तो इतनी नहीं होती। ठीक है, तो आपने उससे डरना नहीं है, इंग्लिश को वक्त दें थोड़ा थोड़ा सा। और ये जिस तरह हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अभी इंग्लिश एसए का, इसमें असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये भी मेरी स्टूडेंट हैं, समिया जफर। इनका भी ये सीएसएस में 28th पोजीशन थी, तो इनको भी मैंने बुलाया कि आपने कुछ इवेल्युएशन साथ साथ करनी है, कुछ मैं पढ़ाऊंगा।